नमस्कार, लोकसभा टीवी की विशेष प्रस्तुति सांसद से संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और सांसद से संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल संसदीय क्षेत्र से सांसद, भाजपा सांसद अजय भट्ट। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका लोकसभा टीवी की तरफ से। सांसद से संवाद की इस कड़ी में शुरुआत आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपका छात्र जीवन कैसा रहा, ये तमाम सभी बातें हम दर्शकों के सामने आपके साथ साझा करेंगे। आज सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका छात्र जीवन कैसा रहा और राजनीति की शुरुआत क्या छात्र जीवन से शुरू हुई थी? देखिए, थोड़ा सा मेरी परिस्थितियां भिन्न रही हैं। चूँकि बहुत गरीब परिवार से आने के कारण छात्र जीवन बहुत अच्छा तो नहीं रहा जी। मुझे कक्षा 8 के बाद लगातार अपनी पढ़ाई प्राइवेट तौर पर करनी पड़ी, साथ में छोटे मोटे रोज़गार भी करने पड़े। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं। फिर मैंने LLB किया और प्रैक्टिस प्रारंभ करी। इसलिए छात्र जीवन में जब मैं LLB में था तभी उसी समय चुनाव लड़ाने का जैसे कि होता है कि कॉलेजेस में अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब चयन होते हैं, उसमें भाग लेने का मौका मिला जी। उससे पहले बाकी संघर्षों के साथ ही जीवन गया है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। पिताजी बहुत गरीब और 3 भाई थे, जिसमें से एक मुझसे जो बड़ी उम्र में है वो आज तक गायब हैं, पता नहीं है। और जो उनसे बड़े थे उनकी डेथ हो गई, आर्मी में थे। एक जो सबसे बड़े भाई साहब हैं वो आज भी हैं, उन पर ही सारे घर का लोड आ गया, भार आ गया। तो उससे उनका परिवार प्लस इधर का परिवार सब रहा। तो फिर मैंने सहारा देने के लिए खुद भी अपने हाथ से भी काम प्रारंभ किया जी। छोटे मोटे काम प्रारंभ कर दिए। कोई शर्म कोई ऐसी बात तो है नहीं। किस तरीके का आप जीविकोपार्जन के लिए काम करते थे? नहीं, बस मैंने सब्जियां भी बेची हैं, मेलों में चाय भी बनाई है जी। और मेलों में जैसे दीपावली के दिन हमारे वहाँ खिलौने कहते हैं, खिले कहते हैं उनको, जो सफ़ेद होते हैं, वो भी बेचे हैं। और एक बगवाली पोखर एक जगह होती, दीपावली के तीसरे दिन दिए और वो गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ वो भी बेची हैं जी। और माला लेके राधा की माला कह के आवाज़ भी लगाई है। परंतु मेरा एक अपना मत है कि ईश्वर जिसको जहाँ ले जाता है ले ही जाता है जी। उसी बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे LLB करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। मेरे बड़े भाई साहब ने भी कहा पढ़ाई छोड़नी नहीं है और बड़ा इनकरेज किया, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो पढ़ाई में मैंने फिर वकालत करी धीरे धीरे, और दिन में मेस और कैंटीन का ठेका लेके हम पूरा खाना वाना खिलाना, 3-4 लड़कों का ग्रुप था। नाइट क्लासेज होती थी रेगुलर, तब हमने पढ़ा। और उसकी अर्नेस्ट मनी मैंने अल्मोड़े से आज तक भी वापस नहीं ली। इसलिए नहीं ली कि मुझे अपनी हदें याद रहें और मुझे याद रहे कि मैं किस तरह के जीवन से यहाँ आया हूँ। ये तो ईश्वर का शुक्रिया है, लाख लाख मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि कहाँ से उन्होंने नीचे से कहाँ उठा दिया जी। मैंने कभी कोई गलत काम अभी तक याद नहीं है कि कोई किया हो। और प्रभु की कृपा से जैसे लोग कहते हैं फलाने ने कमीशन ले लिया, फलाना ये हो गया वो हो गया, ऐसा भी ईश्वर ने अभी तक बचाया है जी। और अभी तक भारत भर में मेरे पास कहीं पर भी अपना रहने का मकान नहीं है। मैं 600 रुपये के किराए के मकान में रानीखेत में रहता हूँ जी। अभी भी। और नैनीताल जब मैं सांसद बना, मैंने वहाँ के जिला अध्यक्ष जी से कहा, भाई मेरी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश हो गया है कि माननीय कोश्यारी जी ने मना कर दिया है, तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा, तो मुझे आना पड़ेगा जी। तो कोई मकान किराए में ढूंढो। उन्होंने कहा वेद प्रकाश जी जो फाउंडर मेंबर हैं यहाँ के, उनकी डेथ हो गई, उनके लड़के अब और काम करते हैं, उन्होंने नए फ्लैट बना लिए हैं, वो वहाँ रहने लग गए। पुराना मकान पड़ा है, पंखे अंखे लगा देंगे, आप उसमें रह जाएंगे क्या चुनाव तक, फिर देख लेंगे। तो मैंने कहा वो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी का मकान है, उसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी समेत देश की बड़ी डिग्निटी अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी समेत बहुत सारे स्वयं सेवकों ने और बहुत सारी विभूतियों ने वहाँ भोजन किया है जी। वो तो बहुत अच्छा है, आप पंखे लगा दो, चाहे गर्मी से कोई नहीं, हम तो ज़मीन में सोने वाले आदमी हैं। तो वो मकान मुझे अभी भी दिया है और उन्होंने कहा 2-3 साल तक
आप आराम से रहिए। तो बिना किराए का मकान दे दिया। ईश्वर ऐसे मेरी मदद करते हैं, प्रभु ने हमेशा मदद करी है। मेरा ये मानना है कि जिसको जो बनना है प्रभु उसे ले जाते हैं, वैसी राह दे देते हैं। बिल्कुल। एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये बिल्कुल, ये फॉर्मूले ऐसे हैं ना, आदमी कितना कुछ कर ले, जो होना है होके रहेगा। अब पारिवारिक पृष्ठभूमि में सेल्फ मेड हूँ। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया जी। वो अभी, पहले वो फैमिली कोर्ट जज रही और अब वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। वहाँ पर केंद्र सरकार की भी वकील हैं और राज्य सरकार की भी वकील हैं, दोनों तरफ से करती हैं। 3 मेरी लड़कियां, 1 मेरा लड़का है जी। बड़ी लड़की उसने MBA किया और इंजीनियरिंग की, और दूसरी लड़की बीच वाली जो है उसने भी MBA इंजीनियरिंग की। तीसरी लड़की वकालत करती है, यहीं हाई कोर्ट में दिल्ली में उसने प्रैक्टिस प्रारंभ की। आजकल वो 1 साल की स्टडी के लिए बाहर उसको मिला है। अपने हाथों से ही बच्चे जाते हैं, हमें तो देखने का मौका भी नहीं मिला, तो बाहर गई है पढ़ने के लिए। 1 साल बाद लौटेगी। बड़ी लड़की की शादी कर दी है। 2 लड़कियों की शादी करना अभी शेष है, और लड़का अभी LLB कर रहा है। बड़ी लड़की के हस्बैंड आर्मी में ऑफिसर हैं। बाकी 2 लड़कियों के लिए अभी ढूंढ खोज जारी है। ठीक है, तो अजय भट्ट जी से जो अब तक की बातचीत हुई उसमें समझ में आया कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्षपूर्ण जीवन में कैसे अपने आप को उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ाया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत वो देश है जहां पर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है, तो वहीं अजय भट्ट जैसे सांसद जो कि घनघोर गरीबी में रहते हुए मेहनत करते हुए ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, आज की संसद भवन तक पहुंचे हैं बतौर सांसद। अजय जी, ये पूरी यात्रा जो रही आपकी, इस यात्रा को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि जिन जिन बातों का जिक्र आपने किया कि आपने मालाएं भी बेची हैं और मिट्टी के दिए और गणेश और लक्ष्मी जी भी बेचे हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहा, और तब का जीवन और तब से शुरू हुआ वो सफ़र आज संसद भवन परिसर तक पहुंचा है। लोकतंत्र का मंदिर इसे कहते हैं, सर्वोच्च संस्था है संसद देश की। यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ आपको? सपना सा लगता है। मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। 25 पैसे 10 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था उस समय। एक दिन इतना पैसा नहीं था, मैं अपने बड़े भाई साहब को एक पत्र लिखना चाह रहा था, तो मेरे आंसू निकले थे उस दिन, और भगवान ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया। तो सचमुच मेरे लिए तो ये अद्भुत है। इसलिए मैं कोई गलत काम करता ही नहीं, कभी मैंने अभी तक किसी को दुखाया नहीं। और 3 बार मैं विधायक रहा हूँ। माननीय हरीश रावत जी जो मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, उन्हीं के परिवार से मैं लड़ता था। 3 बार मैं जीता, 2 बार जीतने से रह गया, और इस बार इत्तेफाक से पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते हरीश रावत जी के साथ ही मेरी लड़ाई हुई नैनीताल में, और बहुत अच्छी मेजॉरिटी से लोगों ने मुझे जिताया। 3 लाख 3.5 लाख वोट काफ़ी होती हैं, 3,40,000 के लगभग वोट से जीता। तो मुझे लगता है कि ये सपना है, और फिर लगता है कि प्रभु ने दुनिया के रंगमंच पर हर आदमी को कुछ न कुछ करने के लिए भेजा है जी। वो वैसे ही रास्ते बना देता है, सब पूर्व निर्धारित है। देखिए, मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, मैं पेशे से वकील जी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आ रहा था कि आपने बताया लॉ ग्रेजुएट आप हैं, राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? क्या सोचा था कि आप विधायक रहे, आप उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, आप उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, तो सक्रिय राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? मुझे पता नहीं है। मैं संघ की शाखाओं में जाता था, RSS की जी, और वहीं से ये शुरुआत हुई। धीरे धीरे ऐसा हुआ, मेरे साथ बची सिंह रावत जी यहाँ पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और राज्य मंत्री भी रहे। वो जिस सीट से लड़ते थे वो सीट से सांसद बन गए, तो सीट खाली हो गई। तो मुझे संगठन ने कहा कि अजय भट्ट जी को लड़ा दो, अजय को लड़ा दो, और मुझे लड़ा दिया। मैं जीत गया, और जीतने के बाद लगातार आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में मुझे जो कमेटी होती हैं, वहाँ की तो कमेटी बहुत बड़ी होती हैं, तो बड़ा प्रदेश है। प्रिविलेज कमेटी का, PAC का, कुछ दिन PAC में भी काम करने का मौका मिला, इसका चेयरमैन बनाया। राज्य अलग हुआ तो मुझे 7-8 डिपार्टमेंट दे दिए, हेल्थ दे दिया, वीमेन वेलफेयर दे दिया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स दे दिया, इस तरह से आबकारी दे दिया,
मेडिकल दे दिया, सारी चीज़ 7-8 डिपार्टमेंट मुझे उस समय दे दिए। और जब हमारी गवर्नमेंट वहाँ से गई तो फिर आश्वासन समिति समेत और दे दी। कभी मांगा नहीं मैंने आज तक एक बात की कि पार्टी को धर्म संकट में कभी नहीं डाला कि मुझे ये बना दो, जैसे लोग लॉबिंग में जाते हैं, इसमें जाते हैं, कभी नहीं गया मैं आज तक, कभी। और उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट नहीं रही तो 2 बार मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया जी अपने आप। और जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मैं लूज कर गया अपनी सीट को। तो जब लूज कर 2017 का विधानसभा चुनाव, हाँ, जो और इससे पहले 2012 में जब मैं जीता जी, तीसरी बार, तो मुझे लीडर अपोजिशन बना दिया। माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अनंत जी, वो आज स्वर्ग में है अनंत जी, वो लोग आए थे, उन्होंने सारे विधायकों से पूछताछ करी, जो सिस्टम है हमारा। बाद में मुझे डिक्लेयर कर दिया, मुझे पता भी नहीं था कि मैं लीडर अपोजिशन बनूंगा, न किसी से कहा था मैंने, न किसी ने मुझसे कहा। तो ये सारी बातें हुई और मैं समझता हूँ कि आज से लगभग 4 साल पहले 31 दिसंबर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हाँ 31 दिसंबर ही था, 4 साल पहले, उस दिन मुझको नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी प्रदेश का बना दिया जी। तो मैंने निवेदन भी किया कि 2 चीज़ें भारी हो जाएंगी, एक चीज़ वापस ले लीजिए। तो केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत बड़ा विश्वास किया और अंतिम समय तक दोनों पद मेरे पास रहे जी। तेज रन बनाने के चक्कर में, क्योंकि मोदी जी का बहुत बड़ा नाम था और उस नाम को जगह जगह गांव-गांव तक पहुंचाना था जी। और सारी विधानसभाओं में घूमना भी था, कई यात्राएं करी, परिवर्तन यात्राएं करी। तो तेज रन बनाने के चक्कर में मैं अपनी विधानसभा रानीखेत में जा नहीं पाया जी। जितने विपक्ष में होता है, जो पॉलिटिक्स में होता है, विपक्ष वालों को मौका मिलता, बड़ा आदमी हो गया, आप कहाँ आएगा, ये है वो है, बात आई तो मैं अपना हार चुका, अपनी सीट को हार गया जी। और विधि का विधान देखिए, यहाँ का तो कोई संभव ही नहीं था कि लोकसभा में आ जाऊँ, कोई सीट ही नहीं थी। माननीय कोश्यारी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी तो उनको राज्यपाल बना दिया। हम सब चाहते थे उनको कहीं ना कहीं पार्टी दे। ये तो मैं माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया और महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया। उनकी सीट से मुझे लड़ा दिया, कोई दिमाग में भी नहीं, कहीं कभी न सोचा मैंने लड़ूंगा और न ऐसा था, क्योंकि कोश्यारी जी ही लड़ेंगे सब जानते थे, क्योंकि एकदम स्वस्थ थे। अब बताइए, उन्होंने मना करना और उनका नहीं लड़ना, मुझे वहाँ भेजना, मेरा सांसद बनना और सांसद भी उनके साथ लड़ाई होना, जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो बहुत पावरफुल माने जाते हैं हरीश रावत जी, और जो अभी राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं इस समय कांग्रेस के और आसाम के प्रभारी भी हैं, तो यहाँ मुझे भेज दिया। तो अगर ये सब पूर्व निर्धारित नहीं है तो क्या है? ये विधि का विधान है। एक एक सांस भी कंप्यूटर में भरी है, कौन कितना जिएगा उससे एक सांस ज़्यादा नहीं ले सकता, ये मैं मानता हूँ। जो हमारी जो संस्कृति, हमारी माइथोलॉजी जो कहती है, मैं इससे बिल्कुल मानता हूँ और मैं भाग्य और कर्म दोनों को मानता हूँ। अजय जी, सत्ता और संगठन दोनों ही पदों पर आप रहे हैं। आप उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप कैसे देखेंगे, मतलब संगठन की हम जब बात करें तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर से बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है। समन्वय कैसे करते हैं सत्ता और संगठन दोनों के बीच? बस मैं सबसे छोटा बन के रहता हूँ जी, और हर कार्यकर्ता से मिलता हूँ। 4 तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में रहे, माननीय कोश्यारी जी, माननीय खंडूरी जी, माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी और माननीय बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी। तो उम्र में सबसे छोटा हूँ और जो हम उम्र हैं उनको बताता हूँ, देखो संगठन में आने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। संगठन उस गिल्टे की तरह से है, जैसे मीट काटता है ना आदमी, बुचर जो है मीट काटते हैं, तो एक लकड़ी का गिल्टा होता है, तो उसमें जब वो मारते हैं अपने दाब को तो मीट भी कटता है, नीचे गिल्टा भी कटता है। यानी संगठन में आदमी को सहन करना आना चाहिए जी, और बहुत धीर गंभीर होके दूसरे की बातों को सुनने का पेशेंस होना चाहिए। आपको कोई गाली भी दे जाएगा, आपसे कोई नाराज भी होगा, कोई प्रसन्न भी होगा, कोई आपको चने के पेड़ में भी खाली भी चढ़ा देगा, बाहर जाके वो उल्टी बात भी करेगा। इन सब बातों को छोड़ते हुए संगठन पर रहे व्यक्ति को अपने को ये निकाल देना चाहिए, मैं प्रशासक हूँ या मैं शासक हूँ या मैं अध्यक्ष हूँ
या मैं सांसद भी हो गया हूँ, ये बात नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। ठीक बात है। मैं थोड़ा सा भगवान को हमेशा मानता हूँ, सुबह पूजा करता हूँ। मैं कहता हूँ काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, पाखंड, छद्म, ईर्ष्या, प्रभु इनसे बचा दो। कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्मों से बचा दो। बिल्कुल। क्योंकि मनुष्य तन में हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का नेचर है। तो इस तरह से अगर आप बहुत छोटा बन के रहेंगे, और अब तो स्वभाव में आ गया है विनम्रता वगैरह, तो जितने काम आप विनम्रता से करा लेते हैं, चाहे संगठन के कहीं हैं, तो वो ठीक रहता है, आदमी सफल होता है। हाँ, कड़ाई भी कभी करनी पड़ती है। अभी हमने एक आध विधायकों के खिलाफ लिया, उनको पार्टी से निकाला जो सीटिंग विधायक हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ की पराकाष्ठा होती है तो उसके समय आपका एक रूप वो भी होना चाहिए जिससे संगठन को ठीक भी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अगर कमांडर हमको कहे फायर, सामने से दुश्मन की सेना है, और हमारा सिपाही बोल दे नहीं नहीं सर मैं बंदूक नहीं चलाऊंगा, और पीठ दिखाने लगे, तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, वो देशद्रोही कहलाया जाता है। निर्णयात्मक क्षमता वो भी होनी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ऐसे काम करता है जो संगठन के विपरीत हो, अनुशासनहीनता हो, उसमें कड़ाई से आदेश देने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपने आप को किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है उत्तराखंड के नैनीताल संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट। सांसद से संवाद की इस कड़ी में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सांसद से संवाद, और सांसद के संवाद की इस कड़ी में स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद अजय भट्ट। अजय जी, अब हम जानना चाहेंगे आपसे, बतौर सांसद, नैनीताल संसदीय क्षेत्र आपका है, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। चूंकि पहाड़ी इलाका है तो अपनी चुनौतियां हैं। अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर के आने वाले 5 सालों में आपका विजन? देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम जोन 4 और 5 में रहते हैं। आपदाएं हमारे भाग्य में लिखी हैं, आएंगी ही आएंगी। तो उस हिसाब से भी हम लोग तैयारियां करते हैं पहले से ही। दूर दराज क्षेत्रों में राशन पहुंचा देना, मिट्टी का तेल पहुंचा देना, या वहां पर डीजल पेट्रोल जहां है वहां पर पहले से रख के स्टोर कर देना, खाद्य पदार्थ स्टोर करना, ये तो वहाँ का एक रिवाज है। जो भी हिमालयी क्षेत्र हैं, जो ऊपरी क्षेत्र हैं, उनमें ये 6 महीने होता ही होता है। बरसात में टूट फूट होना, पूरी तरह से कनेक्टिविटी कट जाना, विद्युत और आपका टेलीफोन, ये सारी चीज़ें अपने आप ही विच्छेदन हो जाता है। और कई दिनों तक सड़कें भी बंद रहती हैं। चूँकि अब हमारी सरकारों ने बहुत तेज़ काम करना प्रारंभ किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि जल्दी जल्दी काम होता है। बाकी तराई का क्षेत्र भी हमारे वहाँ एक गुलदस्ता है। वहाँ बंगाली भी है, वहाँ पंजाबी भी है, वहाँ पूरब के रहने वाले लोग भी हैं। देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसके लोग तराई क्षेत्र में हमारे वहाँ नहीं बसते होंगे। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर मेरी संसदीय सीट का नाम है। तो वहाँ रहते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं इस मामले में अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे 11 या 12 बार पहली बार सांसद होने पर लॉटरी निकलकर बोलने का वक्त मिला। 2 बार मुझे बजट में बोलने का मौका मिल गया। और कई लोगों ने मजाक भी बनाई, तुम्हारा कोई जुगाड़ है? अपना तो कोई जुगाड़ है नहीं, तो लॉटरी से यहाँ सारी चीज़ें निकलती हैं। और उसमें वो चीज़ें निकली जो बहुत सालों से वहाँ थी और जो इशू बने हुए थे चुनाव के समय भी। जैसे जमरानी बांध सन 55 से जिसकी मांग चल रही थी, और उसको मैंने यहाँ संसद में उठाया और उसके परिणाम भी आए। एकदम से क्विक असर हुआ। यहाँ पीएमओ से वहाँ के जो प्रमुख सचिव सिंचाई हैं वो और एचओडी सिंचाई, उनको बुला के सारी बातें हुई। करीब 89 करोड़ पहली किस्त, 42 करोड़ की आपकी मार्च में, दूसरी अभी 47 करोड़। अभी उसका कैशमेंट एरिया ट्रीटमेंट के लिए पैसा भी आ गया। एचएमटी की घड़ी बंद हो चुकी है, वहाँ पर परेशानी है, वो मामला भी मैंने उठाया, वो भी आया। 100 बेड का एक हॉस्पिटल रुद्रपुर में बंद पड़ा है ईएसआई का, और सारी चीज़ें लगा दी हैं। प्रारंभ हल्का सा हुआ, फिर उसमें काम चल ही नहीं रहा है, वो मैंने उठाया। हमारी करीब 2-3-4 दर्जन हमारी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड की किन्हीं कारणों से बंद हुई हैं।
कुछ गलतफहमी हो गई केंद्र ने बंद किए हैं पहले से ही, तो उसका मामला भी मैंने उठाया, जिससे कि हमारा 48,000 करोड़ रुपए का निवेश रुका हुआ है और 52,000 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलने वाला है, वो भी मैंने उठाया। और रेल की लाइन कैसे कैसे जानी चाहिए, जैसे रामनगर, चौखुटिया, गैरसैंण होते हुए कर्णप्रयाग मिलाना, जो 4 धाम के लिए रेल लाइन जारी है। उसी तरह से टनकपुर, बागेश्वर, जो आज से नहीं पैदल मार्च करके लोग यहाँ तक आते हैं, वहाँ से हर साल आते हैं कि इसे स्वीकार करो, बागेश्वर से यहाँ पैदल। तो डफौती साहब थे, अब तो उनका जीवन रहा नहीं, अन्य लोग आते रहते हैं। ये मैंने बातें उठाई, हर चीज़ को एक एक करके पर्वतीय क्षेत्र में कैसा हो सकता है ये भी बात उठाई। और एक बात पर थोड़ा विवाद जैसा भी हुआ, लोगों को गलतफहमी रही। मैंने बंगाली समुदाय, जो भारत पाकिस्तान वार के समय हमारा जो पाकिस्तान के 2 अलग अलग पार्ट हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान जी, उस समय जो यहाँ के भारतवंशी थे उनके साथ बहुत बड़े अत्याचार हुए, तो वो हमारे देश में आए, जिनको तत्कालीन सरकार ने यहाँ बसा दिया। आज उनके लड़के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पोस्ट ऑफिसेज में हैं, मास्टर हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उनको ज़मीन दे दी, वो यहाँ के नागरिक हैं, वो वोटर हैं, उनको सारी सुविधाएं दी हुई हैं। तो उनकी एक मांग थी 10-20 हज़ार लोग जो होंगे 2-2.5 लाख लोगों में, कि पौंड्र, पौंड्रा, माझी और नमोशूद्र, इसको अनुसूचित जाति के दर्जे में रख दिया जाए। ये मांग आज की मेरी नहीं है, हमारी पार्टी की है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हल्द्वानी में आए थे आज से लगभग 20 साल पहले, तो उन्होंने ये मांग कहा कि जब भी हमारी सत्ता आएगी हम इनको दर्जा देंगे अनुसूचित जाति का। और 2 बार उत्तराखंड की विधानसभा ने केंद्र को ये प्रस्ताव पास करके भेजा है बाकायदा कि इन जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे, इन बंगालियों को। ऐसा उसको प्रचारित कर दिया जैसे मैं बसा रहा हूँगा। कहा कि वहाँ भैंस काटेंगे, वहाँ ये होगा, अजय भट्ट जी बंगालियों को बसा रहे हैं और पहाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो कह दिया, गलतफहमी फैला दी। जबकि मैं तो पार्टी लाइन पर बात उठा रहा था और मैंने अपने चुनाव में कहा भी था मैं आपकी बात को संसद में पुनः रखूंगा, पहले भी रखी है और मैंने कहा पुनः मैं भी रखूंगा, और रखी तो बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। खैर आप धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि बंगाली समुदाय के लोग 1970 के बाद 71 की लड़ाई 70 की लड़ाई जो हुई थी जी, वो भारत में जब 2 टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान के भारत के साथ लड़ाई हुई, हम विजय हुए थे, उस समय से बसाए हुए लोग हैं हमारे वहाँ। तो वो गलतफहमी धीरे धीरे लोगों की दूर हुई होगी। और मैंने एक बात और बोली थी कि एक पत्थर है हमारे वहाँ, गरुड़ गंगा जी, तो कई लोगों ने बड़ी मजाक भी करी और उत्तराखंड के नेताओं को तो पता ही नहीं था। मैं तो थोड़ी घूमता हूँ इसलिए पता था, बड़े संत महात्मा इसको जानते हैं। गरुड़ गंगा के पत्थर को अंदर रखने से सांप बिच्छू नहीं आते हैं। अगर काट दिया जाए, कहीं पर काट दे, किसी को डस दे, स्नेक बाइट हो जाए, तो उसको घिस देने से वो न्यूनता हो जाती है, उसकी कम हो जाता है। और माताएं बहनें उस पर्वतीय क्षेत्र में जब थी, ये मान्यता थी कि अगर गर्भवती माताओं के बच्चे नहीं हो रहे, घिस के 1 कप में पिला दो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैंने कहा विधा कोई भी हो, अगर वो मनुष्य को राहत दे रही है तो उसके पीछे भी खोज होनी चाहिए क्या है। इस नाते से मैंने उत्तराखंड के बारे में बोला गरुड़ गंगा, तो आज सारे भारत ने जाना कि कोई गरुड़ गंगा है। आज पत्थर लेने वालों का तांता लगा है। अब कोई लोग कहते हैं अवैज्ञानिक बोला, ये बोला, भाई वहाँ के लोगों से पूछो, ये मान्यता ही नहीं है। मंदिर में पूछ के लोग ले जाते हैं, वहाँ से झोले भर भर के ले जाते हैं, तो उसमें कोई शोध होनी चाहिए। ये कौन सा पक्ष है? मैं डोभाल साहब जो यूकास्ट के डायरेक्टर हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि ये सही बात है, परंतु शोध होनी चाहिए। मेरा मकसद भी यही था कि इसमें शोध होनी चाहिए। मेरा मकसद ये भी था कि उत्तराखंड का नाम आना चाहिए, लोगों को अपनी देवभूमि के बारे में पता लगना चाहिए कि कैसे कैसे मिरेकल्स हैं यहाँ पर, कैसे कैसे आश्चर्य हैं। लोगों को पता ही नहीं कि सरस्वती कहाँ से निकलती हैं, वो पहाड़ से निकलती है, ऐसे देखेंगे आप तोड़ के आती। भीम पुल क्या है, स्वर्गारोहिणी क्या है, आपको कई चीज़ों के बारे में, पाताल भुवनेश्वर क्या है, ऊपर से मैदान है ऐसा ही जहां हम बैठे हैं, नीचे पाताल भुवनेश्वर में वहां पर बासुकी नाग बना हुआ है, ऐरावत हाथी है, गंगा यमुना की तरफ से वहां नदियां बह रही हैं, चिड़िया कल चल कर रही हैं, और देखने लायक है नीचे। तो कोई किसी को पता नहीं होता। मेरा आखिरी सवाल आपसे, उत्तराखंड की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क ये प्रमुख मुद्दे हैं वहाँ के। कैसे इन समस्याओं का निराकरण आपके नेतृत्व में? बहुत संक्षिप्त। हमारी सरकार और हम लोग कटिबद्ध हैं, और हमारा जन्म ही विकास के लिए हुआ है। जब हमने उत्तराखंड राज्य मांगा
और हमारी मंशा का आदर करते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि हम जब भी आएंगे उत्तराखंड राज्य देंगे। हमको राज्य दिया। हमारे वहाँ कनेक्टिविटी इसकी प्रॉब्लम थी और हमारे वहाँ सारे एनएच इस समय हैं, 75% सड़कें एनएच में आ गई हैं। और इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हम दूर दराज स्कूल खुले थे, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उनकी ठीक ठाक व्यवस्था कर दी। प्रधानाचार्य 20-20, 25-25 साल से नहीं थे, वो इस बार हमने प्रधानाचार्य दिए हैं जी। और उच्च शिक्षा में हर जगह चाहे कैसे ही शिक्षक दिए हों, हमने डेली वेजेस पर क्यों ना दिए हों, चाहे इस समय बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर दी है। पहली बार जब से राज्य बना 17 सालों में, उससे पहले तो था ही नहीं कुछ जी, हर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर दे दिया है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 आईसीयू बेड बना रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में अगर आईसीयू की जरूरत है, देहरादून या हल्द्वानी लाते लाते मरीज दम तोड़ देता है, ऐसे पर्वतीय मार्ग हैं। तो हमने कहा तब तक उसको वहीं पर फर्स्ट एड दी जा सके, इसलिए हमने 2 आईसीयू बनाने का निर्णय भी लिया है जी। और टेलीपैथोलॉजी और ये सारी चीज़ें हमने टेलीमेडिसिन से वहाँ से प्रारंभ करी हैं, जिसका परिणाम बहुत अच्छा आ रहा है। हर क्षेत्र में हम लोग कहीं पर भी जो कमी देखी उसको ठीक करने के लिए प्राथमिकता से उसी विषय को ले रहे हैं, ताकि उसको संशोधन कैसे किया जा सके। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर देना चाहते हैं कि आदमी पलायन करके नीचे ना उतरे और हमारी सीमाएं भी सुरक्षित रहें। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, अगर ये चीजें वहां ऊपर ठीक ठाक हो जाएगी तो फिर आदमी पलायन करेगा ही। बिल्कुल ठीक बात। तो ये ईश्वर हमारी सरकार का, हमारा ध्यान है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का उद्देश्य भी रहता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में उत्तराखंड सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सभी क्षेत्र में आगे बढ़े और बेहतर विकास भी वहां पर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड के नैनीताल संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद अजय भट्ट। सांसद से संवाद की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।